मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, और मान लेते हैं एक और रेजिस्टेंस है R3। इन तीन रजिस्टर्स को कितनी तरह से आप जोड़ सकते हैं? एक तो ये है कि आप एंड टू एंड सभी को जोड़ दें। देखिए R1, R2, R3, ओके, इनको पावर सप्लाई से अगर आप जोड़ देंगे तो ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएंगे, या करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फ्रॉम द पॉजिटिव, हाँ ठीक है ना, करंट का फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। तो इस तरह से ये करंट का फ्लो होता है। ठीक है जी। अब इन रजिस्टर्स पे हमें अगर सर्किट पूरा करना हो तो क्या क्या जोड़ सकते हैं? वी विल ज्वाइन एमीटर। तो बेटा एमीटर को पिछले क्लास में मैंने बताया था कहाँ जोड़ते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन यही बनेगा। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और आप एंड टू एंड जोड़ते जाएं तो ये सारा एक ही लाइन में जो डिवाइसेस जुड़े हैं वो सारे सीरीज में आ गए। तो यहाँ से आप करंट को मेजर कर सकते हैं। अब मान लो मुझे पोटेंशियल को मेजर करना है तीनों के अबाउट, R1, R2, R3, तीनों के अबाउट पोटेंशियल मेजर करने के लिए मैं इस तरह से जोड़ूंगा, V, दैट इज वोल्ट मीटर। ठीक है जी। और अगर मुझे ओनली एक रजिस्टर के लिए देखना है, देन आई विल कनेक्ट दिस वे, यहाँ पे पर पैरेलल में जोड़ा जाएगा। चाहे आप एक के लिए जोड़ें, चाहे आप सभी के लिए जोड़ें, वो बताया जाता है आपको क्वेश्चन में कि वेदर यू हैव टू कनेक्ट दिस वोल्ट मीटर अराउंड 3 रजिस्टर्स और 1। तो अभी मैंने 1 के अबाउट पोटेंशियल का जो वोल्ट मीटर है जोड़ दिया। तो इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इसमें मान लो प्लग की जोड़नी है, यू विल कनेक्ट प्लग की हेयर। ठीक है जी। तो अब ये सारी अरेंजमेंट जो है ये कंप्लीट सर्किट है। यहाँ जो सेल है ये 1.5 का है। अगर आपको कहा जाए कि इसमें आपको कम से कम 3 वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? ये 1.5 पहले था, इसके साथ सीरीज में एक और सेल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट। बैटरी विल बी 3 वोल्ट। ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम? सभी समझ रहे हैं? चलिए चैट बॉक्स में लिख के भेजें अगर कोई समस्या आ रही हो। सो आफ्टर दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर्स को हम इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल में जोड़ देंगे। ओके, सेल या बैटरी से उनको पैरेलल में जोड़ेंगे। तो ये R1, R2, R3 तीन को इस तरह से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा और कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दो को पैरेलल में जोड़ें और तीसरा सीरीज हो गया, ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। ठीक है जी। अच्छा, और क्या हो सकता है? और हो सकता है दो को सीरीज में, और इन दोनों की सीरीज जैसे R1, R2 सीरीज में है, इनकी सीरीज के पैरेलल में, ठीक है, इन दोनों की सीरीज है और इसके पैरेलल में आपने एक तीसरा R3 जोड़ दिया। तो इस तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जो भी इनकी वैल्यू होगी R1, R2, R3 की, ठीक है, उनको जैसे मान लेते हैं R1 2 है, R2 4 है और ये 10 है। तो आप अब कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। जैसे कि आप ये सारा पढ़ चुके थे, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो R1, R2 तो प्लस होंगे, तो ये 2 + 4 6 ओम। ठीक है जी। और अब ये जो 6 ओम आया, उसके बाद रजिस्टर इस तरह से पैरेलल में आ जाएंगे। ये 6 ओम है और ये 10 ओम है। ओके जी। और उसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी 1/10 + 1/6। तो इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं ऑन विच दिस आर डिपेंड्स। तो बेटा आर जो है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
ओके, आर डिपेंड करता है लेंथ पे। देखिए अगर मेरे पास वायर इतनी लंबी है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ जो एटम्स होंगे या आयंस होंगे वही देंगे। रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन टू फ्लो या कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन के जो कोलिजन है ना वो सिर्फ यहीं तक सीमित होंगे। अगर मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी, डबल कर दी, तो आपको पता है कोलिजन भी डबल हो जाएंगे। कोलिजन डबल होंगे तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ। ठीक है जी, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगी नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। अब आप एरिया की फॉर्म में इसको समझो। अगर मैंने इसके एरिया को इंक्रीज किया तो इस मटेरियल के लिए जो डेंसिटी है हर एक मटेरियल की बेटा फिक्स ही होती है। ओके, तो अगर वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो जो रेगुलरिटी ऑफ आयंस है या एटम्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर एटम आयन प्रॉपरली या रेगुलरली अरेंज्ड होंगे तो क्या होगा, बीच में कहीं ना कहीं स्पेस रहेगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाएंगे। आप ही देखिए, अगर आपको एक ऐसा रास्ता मिले जो चौड़ाई में ज़्यादा है और उसमें चाहे बच्चे खड़े हैं या लोग खड़े हैं, तो अगर चौड़ाई ज़्यादा है ना उस रास्ते की, उसमें से आसानी से आप निकल जाते हैं। और अगर वो रास्ता तंग हो और वहाँ भी लोग खड़े हों तो उसमें से निकलना मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में से, जिसमें इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से आसानी से निकल जाते हैं। तो बताइए रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा? देखिए अगर एरिया ज़्यादा है तो कोलिजन्स, टकराव जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का टकराव, वो कोलिजन्स कम होंगे। एरिया ज़्यादा कोलिजन कम, कोलिजन, और अगर कोलिजन कम होंगे तो आप समझ सकते हैं ये कोलिजन कम होंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो एरिया और रेजिस्टेंस एक दूसरे पे इन्वर्सली करेगा। ठीक है जी। और तीसरा जो है वो फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको रेजिस्टिविटी लिखते हैं। इसको थोड़ा सा आप ना टी लिखते हैं और उसको डी फॉर्म कर देंगे इस तरह। इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक इसलिए कि ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस ही होता है, पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस, सॉरी, इसको कह सकते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर whose length is 1 unit and area is also 1 unit। तो लेंथ और एरिया दोनों ही एक एक यूनिट होंगे तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ वायर के बराबर होगी। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल, अगर आपने कॉपर लिया और दूसरा ले लेते हैं टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन का सिंबल है SN जितना मेरे ध्यान में है। ठीक है, तो नहीं सॉरी W, ये टिन होता है, टंगस्टन W। तो अब इन दोनों में से टंगस्टन तो आपको पता है बल्ब में यूज करते हैं, और बल्ब में हीटिंग इफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस किस वायर का ज़्यादा होगा? टंगस्टन का, कॉपर का कम होगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। और दूसरा ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे, दिस टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो इरेगुलरिटी ऑफ आयंस वो भी बढ़ेगी। देखना, मान लेता हूं मैं इलेक्ट्रॉन को यहां से निकल के जाना है और बीच में पॉजिटिव आयन है बहुत सारे, हर एक मटेरियल के पॉजिटिव आयन होते हैं। तो अगर इसका टेम्परेचर मैंने 10 डिग्री से बढ़ाकर 20 कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? टेम्परेचर का बढ़ना मतलब हीट की वाइब्रेशंस, और हीट की वाइब्रेशंस का मतलब है ये बड़ी जल्दी से वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, जो मटेरियल है उसके पार्टिकल्स बड़ी तेजी से वाइब्रेशन करेंगे। अगर तेजी से वाइब्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी, मींस रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड अपॉन दिस। पर हम जनरली
रेजिस्टेंस को कहते हैं कि रेजिस्टेंस फर्स्ट डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी, सॉरी, रेजिस्टेंस फर्स्ट डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। लेट मी शेयर ए स्क्रीन। बेटा हो सकता है 8:40 पे ये मीटिंग क्लोज हो, आप 10 मिनट के लिए फिर से ज्वाइन करेंगे ताकि मैं आपके डाउट ले सकूं। अभी मैं स्क्रीन शेयर करने वाला और नेक्स्ट 10 मिनट में जो डाउट सेशन होगा उसमें हम आपस में बातचीत करके एक दूसरे को और हेल्प दे सकते हैं और टॉपिक को और क्लियर कर सकते हैं। तो आप फिर से इसको ज्वाइन करें। देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये here electrons are moving and they are passing through the material, okay, ये they are passing through the material। अब मैंने जो बताया था ना वो कोलिजन यहीं होने वाले हैं, तो ये while passing they will strike with here atoms, okay, और उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होने का मतलब अपोजिशन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए बढ़ जाएगी और उससे रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा पर करंट कम हो जाएगा, ठीक है जी। और दूसरी बात अगर टेम्परेचर में बढ़ा देता ना तो ये जो एटम्स हैं ये वाइब्रेट फास्ट करते हैं। जैसे जैसे हीट बढ़ेगी ये फास्ट वाइब्रेशंस करेंगे और जितना फास्ट वाइब्रेट करेंगे उतना ही अपोजिशन टू इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगी, मींस रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। आप ये अगला देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये रेजिस्टेंस के बारे में लिखा है। बेटा ये सारी स्लाइड मैं शेयर करूंगा आपके साथ sorry, on a WhatsApp number I will share it and you can read it। तो वैसे आपको समझाने के लिए यहाँ रेजिस्टेंस के बारे में आप देख सकते हैं। देखिए अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट, एक ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा ये सिंबल, रेजिस्टेंस का सिंबल ये नहीं है, ये इसका मेजरमेंट के लिए है, ये ध्यान रखें, ओके। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम, ओम में मेजर करते हैं। और 1 ओम ऑफ ए कंडक्टर, देखिए वो पोटेंशियल डिफरेंस के अनुसार भी आप डिफाइन कर सकते हैं 1 ओम को। ये देखिए ये ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ भी मैं यहाँ शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अनुसार V = IR होता है और उससे R निकाले तो V/I, ये भी एक डेफिनेशन बन सकती है। ये बेटा ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले बैटरी जोड़ी हमने। देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव है ना उससे आने वाली वायर इस तरह से जा रही है और नेगेटिव जो है इट इज़ कनेक्टेड टू प्लग की, और प्लग की के बाद ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है एक, ठीक है जी, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और इसको रियोस्टेट भी कहते हैं। तो आगे के कनेक्शन अभी आप देखना, ओके, यहाँ से ये नेक्स्ट। तो वो जो पॉजिटिव टर्मिनल से आने वाली वायर थी उसको कनेक्ट किया हमने यहाँ एमीटर पे, ये एमीटर का पॉजिटिव है और फिर एमीटर का जो नेगेटिव है, ओके, ये तो एमीटर के नेगेटिव को आगे हमें वायर से जोड़ना था जिसका रेजिस्टेंस हमें लेना है। तो ये रेजिस्टेंस वायर है बेटा, ये रेजिस्टेंस वायर है और रेजिस्टेंस वायर के 2 टर्मिनल्स इस तरह से क्यों जोड़े ये भी बताने वाला हूँ मैं। पर नेगेटिव ऑफ द एमीटर से हमने रेजिस्टेंस वायर को जोड़ा और फाइनली फिर रियोस्टेट को जोड़ा और रियोस्टेट का फिर कनेक्शन हुआ है बैटरी से, ओके, थ्रू प्लग इट इज़ कनेक्टेड टू बैटरी। तो ये सारी अरेंजमेंट जो है ये ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। बेटा यहाँ रियोस्टेट का काम क्या है, यहाँ एक स्लाइडर होता है, इस स्लाइडर को अगर आप मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं, यहाँ मेन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। और अगर सर्किट में हाई रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो होगा, करंट भी जीरो होगा, करंट और पोटेंशियल जीरो होगा। बेटा ये जो वोल्ट मीटर है ना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। देखना ये जो वायर थी ना, ये वाइट सी वायर दिख रही है आपको, इस वायर को हमने पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर से जोड़ा है, ओके, वोल्ट मीटर कहते हैं इसको। तो वोल्ट मीटर से इसको जोड़ा है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। चलिए हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए आप इस स्लाइडर को धीरे धीरे मूव करेंगे और जैसे जैसे इसके रेजिस्टेंस को, सर्किट के रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा, ओके। मान लेते हैं पहले रेजिस्टेंस हाई था तो करंट जीरो था, रेजिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा, बेटा डोंट डू, ओके, तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगा तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे एमीटर पे रीडिंग बढ़ेगी। ओके, और इसको आप इस तरह से देखें जी, ये एमीटर पे ये रीडिंग आ रही है और वोल्ट मीटर भी कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग देगा। सपोज करते हैं पहले रीडिंग आई 1 एमीटर की, तो वोल्ट मीटर ने 2 शो किया। ओके, एमीटर ने जब 1 के बाद 2 दिखाया तो इसने 4 शो किया। ठीक है, 3 दिखाया तो इसने 6 शो किया। इस तरह की रीडिंग आपको मिलेंगी जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आफ्टर दैट यू विल गेट बोथ द रीडिंग्स। देखिए, वोल्ट मीटर की रीडिंग्स मैंने बताया था 2 4 6 इस तरह से आएंगी, और एमीटर की रीडिंग्स कैसे आएंगी 1 2 3 4। तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग एक्स और वाई एक्सिस पे लेकर आप क्या बनाएंगे, एक ग्राफ। मान लेते हैं यहाँ 1 मार्क किया था मैंने और यहाँ 2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लगाया, और यहाँ एमीटर के लिए मुझे मार्क करना था 2। ओके, तो वोल्ट मीटर के लिए कितना मार्क हुआ होगा 4। तो इस तरह से 2-3 पॉइंट आपको मिलेंगे। उन पॉइंट्स को जोड़ने पर एक ये इस तरह का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर आपने ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है तो ये शो करना पड़ेगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आई मीन्स ओम लॉ इज नॉट वेरीफाइड एंड देयर आर सम प्रॉब्लम इन हैंडलिंग ऑफ द सर्किट। किस तरह की हैंडलिंग मीन्स, अगर आपने ज़्यादा समय तक प्लग की को ऑन रखा तो ये पूरा सर्किट गर्म हो गया होगा, और टेम्परेचर हाई होने पर रेजिस्टेंस वेरी करेगा, और अगर रेजिस्टेंस वेरी किया तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो जो कंडीशन अप्लाइड हैं उनके अनुसार ही आप इस ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ओके, और उसने वेरीफाई किया था कि जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाते हैं करंट भी बढ़ता है। वैसे डेफिनेटली आप ये देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पे सेल बढ़ाएंगे ना, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, करंट भी बढ़ता जाएगा। वही सब उसने शो किया था। ओके, सेल अगर 1 लगाया तो पोटेंशियल कम है, करंट भी कम है। सेल 2 लगाए, 2 लगाते ही एमीटर में रीडिंग 2 आ गई। 3 सेल लगाए, एमीटर में रीडिंग 3 आ गई। तो जैसे जैसे सेल बढ़ाएंगे पोटेंशियल या वोल्ट मीटर, सॉरी पोटेंशियल कहते हैं इसको, तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। अब यहां जो इसको इक्वेट करते हुए जब लिखा जाता है V प्रोपोर्शनल I है, तो इक्वेट करते हुए लिखते हैं V इज इक्वल टू IR। तो वहां पे R की वैल्यू आती है, मींस वो रेजिस्टेंस ऑफ वायर उसमें इंक्लूड हो जाता है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, किसी डेफिनेट लेंथ के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। फिर ये वही है जो हमने एक्सपेरिमेंट में किया था। आप इसको रीड कर लेना एक बार, व्हाट्सएप पे आपको ये मिलेगा। देखिए फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। इसको इकट्ठा करके लिखा तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ओके, और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वायर ऑफ 1 यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, रेजिस्टिविटी को इस तरह से उसकी यूनिट को निकाला गया। देखिए इसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया और A यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, L डिवाइड में आया, और इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आया। ओम ने इसको डिस्क्राइब किया था ना, इसलिए रेजिस्टेंस तो हमेशा ओम में लिखेंगे, ये सिंबल है ओम का। और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर लिखा, लेंथ के लिए मीटर लिखा। तो इस तरह से काटने के बाद यूनिट बनी ओम मीटर। ओम मीटर बेटा रेजिस्टिविटी के लिए